कोनिचिवा मिनासान, स्वागत है आपका हमारे नामी एक्सप्लेन चैनल में, जहाँ एनीमे सिर्फ देखी ही नहीं बल्कि समझी भी जाती है। जरा सोचिए, अगर डीमन किंग खुद ये डिक्लेयर कर दे कि मैं बुराई का राजा हूँ और इंसानियत मेरे सामने झुकने वाली है, तो क्या वाकई उस राक्षस को कोई हरा पाएगा? और आप भूल ही जाओगे उन सारे टिपिकल हीरोज को, क्योंकि एंट्री विलन की होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खतरनाक दुनिया को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक एलिशिया नाम की मासूम सी लड़की से होती है, जो कि खुली वादियों में मस्ती कर रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने पिता के साथ घर लौट जाती है। घर पहुंचकर उसकी नजर एक नक्शे पर जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने पिता से पूछती है, पिताजी आखिर हमारे देश के बाहर काला धुआं क्यों फैला हुआ है? इस पर उसके पिता गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, बेटा हमारे देश एंथिया के बाहर की दुनिया कैसी है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना मालूम है कि वहाँ पे भयानक डार्क बीस्ट रहते हैं। उन्हें छेड़ना हमारे लिए विनाश को बुलाने जैसा होगा। वो आगे बताते हैं कि इस डार्क बीस्ट की हिफाजत कर रहे हैं 4 मसीहा, जो एंथिया के चारों दिशाओं में तैनात है, ताकि कोई भी इस सरहद को पार ना कर सके। हमने कई बार कोशिश की और कई लोगों को बाहर भेजा ये जानने के लिए कि धुएं के उस पार क्या है, लेकिन अफसोस कोई भी वापस नहीं आ पाया। शायद अब हमें अपनी पूरी जिंदगी एंथिया में बितानी होगी। ये सब सुन के एलिशिया बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन तभी उसके पिता उनकी कंट्री की एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है एक दिन एक महान योद्धा जन्म लेगा और जब समय आएगा तो राजा उसे एक दिव्य तलवार सौंपेगा। वो जोश में कहते हैं कि उस तलवार की ताकत से हीरो सिर्फ डार्क बीस्ट को ही नहीं बल्कि उसके 4 मसीहाओं को भी परास्त कर देगा, और तब पूरी दुनिया का रहस्य इंसानों के सामने खुलेगा। हर कोना देखा जा सकेगा, हर सच जाना जा सकेगा। फिर उनका लहजा थोड़ा गंभीर हो जाता है। हालांकि लेजेंड बताते हैं कि वो डार्क बीस्ट इतना शक्तिशाली है कि वो पूरी दुनिया को चूर चूर कर सकता है, और उस डार्क बीस्ट को हराने के लिए उस हीरो को एक खास हथियार की जरूरत होगी, जो कि राजा सौंपेगा। एक ऐसा दिव्य हथियार जो हीरो की ताकत को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। ये सुनकर एलिशिया की आंखों में चमक आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बड़े होके वही हीरो बनूंगी। अब सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं वर्तमान समय में, जहाँ एलिशिया बड़ी हो चुकी है। वो एक घोड़ा गाड़ी में बैठी होती है और अपने मन में कहती है, पिताजी अब वो वक्त आ चुका है, मैं अपने सपने को हकीकत में बदलूंगी। उस घोड़ा गाड़ी में एलिशिया अकेली नहीं होती, उसके साथ कई सारे हीरो होते हैं जो कि अलग अलग रीजन से आए हैं। लेकिन रुको, मैं अभी तुम्हें उनके नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे कोई खास वजह है। जैसे ही सफर शुरू होता है उन हीरोज की बातचीत शुरू हो जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इन सभी की कंट्री के बीच में ज्यादा अच्छा रिश्ते नहीं है। उसी दौरान एक हीरो चौंकते हुए बोलता है कि आखिर एक फीमेल हीरो कैसे बन सकती है, लेकिन तभी एक घोड़ा गाड़ी अचानक से रुक जाती है, क्योंकि सामने रास्ता खत्म हो चुका था। गाड़ी वाला कुछ समझ पाता उससे पहले एक मोस्टर आकर उस पर झपट जाता है और पल भर में गाड़ी वाले और उसके घोड़े को बेरहमी से मार देता है। ये हमला इतना तेज होता है कि सब लोग चौंक उठते हैं। हीरो तुरंत एक्शन में आते हैं। अब सब के सब बाहर कूदते हैं और सामने खड़े मोस्टर पर टूट पड़ते हैं। धड़ाधड़ वार होते हैं और हीरो अपनी ताकत दिखाते हुए राक्षसों को खत्म करते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि कहीं और से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, ये दुनिया अंधकार से बनी है और मैं उसी अंधकार से जन्मा हूँ। ये आवाज उसी रीजन के सबसे खतरनाक दुश्मन डार्क लॉर्ड की होती है। दूसरी तरफ हीरोज के सामने नए नए मोस्टर आ रहे होते हैं, लेकिन हर कोई अपनी अपनी ताकत का जबरदस्त इस्तेमाल करता है और एक एक करके सारे राक्षसों को हरा देता है। और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी उनके सामने प्रकट होता है क्लीवेजेस ऑफ द मून नाइट, साउथ रीजन का सबसे खतरनाक लॉर्ड। उसे देखते ही हीरोज को हवा में एक डर का अजीब सा बोझ छा जाता है, लेकिन डर को चीरते हुए पूरी ताकत से हमला कर देते हैं। लेकिन सिर्फ एक पल में क्लीवेजेस बिजली की रफ्तार से उनके लीडर को इतनी बेरहमी से मारता है कि उसका कचुम्बर बन जाता है। ये मंजर देखकर एक दूसरा हीरो गुस्से पर उस पर टूट पड़ता है, लेकिन क्लीवेजेस उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है और अब डर का माहौल हावी होता है। और इसी दौरान क्लीवेजेस 3 और हीरोज को खत्म कर देता है। लेकिन तभी एलिशिया चिल्लाते हुए कहती है, रुको, उसके टेंटिकल्स हमारे शैडो से बाहर आ रहे हैं। ये सुनकर खुद एक क्लीवेजेस भी हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये ह्यूमन पहले से कई ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और इनके हथियार अब 1000 साल से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और तभी एक हीरो अपना हथियार क्लीवेजेस के टेंटिकल से टकराता है और क्लीवेजेस पहली बार उस हथियार की ताकत को महसूस करता है। अब वो अंदर ही अंदर खुद से सवाल करता है कि आखिर इन ह्यूमन ने पिछले 1 सालों में क्या कर दिखाया है, लेकिन उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अचानक एलिशिया पूरी ताकत से उस पर हमला कर देती है। क्लीवेजेस के हॉर्न पर एक हल्का सा निशान पड़ जाता है। ये देखकर क्लीवेजेस कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे अस्तित्व पर ही खतरा आ जाएगा। अब मुझे खुद ही इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। और फिर वो एक पल भर में एलिशिया पर हमला करता है और उसे मार डालता है। जमीन में गिरते हुए एलिशिया के चेहरे में अफसोस होता है। वो मन ही मन कहती है, पिताजी मुझे माफ करना, मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाई। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हिडन किंगडम, जहाँ पे लोग नॉर्मली जी रहे होते हैं। लेकिन अचानक क्लीवेजेस वहाँ आ धमकता है। उसे देखकर पूरी सिटी में भगदड़ मच जाती है। क्लीवेजेस इधर उधर देखता है और बड़बड़ाता है, उन हीरोज ने कहा था
था कि वो किंग के द्वारा चुने गए हैं। मुझे नहीं पता कि किंग को मुझसे क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे अब साफ समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। और तभी वहाँ पे कई सारे गार्ड आ जाते हैं और वो बिना वक्त गवाए उस पर हमला कर देते हैं। क्लेव विजेस उन्हें देखकर कहता है, अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं एक एक करके उसे मौत के घाट उतार दूंगा। और वो सीधा महल की तरफ बढ़ने लगता है और हर कदम के साथ वो अपने टेंटिकल से रास्ते में आने वाले हर एक चीज को तबाह करते हुए बढ़ता है। महल के गार्ड तुरंत हरकत में आते हैं। वो ऊंचाई से भारी पत्थर, भाले और दूसरी हथियार उस पर बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्लेव विजेस पर इन हमलों का कोई असर नहीं होता। वो अपने टेंटिकल से पूरे महल के आसपास तबाही मचाने लगता है। इधर महल के अंदर एक गार्ड तेजी से राजा के पास पहुंचता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, महाराज तुरंत आपको महल से चले जाना चाहिए, खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस पर राजा गंभीर आवाज में कहता है, लगता है सारे हीरो हार चुके हैं, अब मुझे चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए फायर ऑफ हिडन बुझनी नहीं चाहिए। यही आग जिससे उन खास हथियारों को तैयार किया जाता है, वो हथियार जो हीरोज को डार्क बीस्ट से लड़ने की ताकत देता है। अब राजा के आदेश मिलने पर वो गार्ड एक बार फिर से क्लीवेजेस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर क्लीवेजेस खुद से कहता है कि वो हथियार जिनसे हीरोज मुझसे टक्कर ले रहे थे, अगर ऐसे ही आगे इंसान इन हथियारों को बनाते रहे तो ये लोग मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। मैं इन्हें और ज्यादा ताकतवर नहीं बनने दे सकता। दूसरी तरफ राजा एक सीक्रेट लोकेशन में पहुंच जाता है जहाँ फायर ऑफ हिडन लगातार जल रही होती है, लेकिन तभी धड़ाम, पूरी बिल्डिंग की छत जोरदार धमाके में उड़ जाती है। धुएं और मलबे के बीच से निकलता है क्लीवेजेस। वो राजा को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे मिल ही गए। राजा उसे देखकर थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है कि एक बीस्ट को इंसान की भाषा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्लीवेजेस गहराई से कहता है कि अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दूंगा, और सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट के हर एक नेशन को मैं मिटा दूंगा। फिर वो एक कड़वा सवाल करता है, बताओ तुम इंसानों की असली नेचर क्या है, आखिर तुम किस तरीके के क्रिएचर हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। लेकिन राजा साफ शब्दों में कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब इतना सुना ही था कि राजा का सर शरीर से अलग हो जाता है। अब उसके भीतर सिर्फ एक ही मकसद होता है, पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर देना। अब वो भारी कदमों के साथ आगे बढ़ता है। उसे कहीं दूर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक हिडन का बच्चा होता है। उसी के पास एक औरत क्लेवेजेस को रोक के कहती है, क्या तुम इस बच्चे को बचा सकते हो। लेकिन क्लेवेजेस उसे देखकर अपने मन में कहता है, इस मूर्ख को इतना भी समझ नहीं आता कि इस पूरे इलाके को तबाह करने वाला सिर्फ मैं हूँ। फिर वो ठंडे लहजे में उस औरत से कहता है कि इस बात का दुख मनाओ कि तुमने ह्यूमनॉइड के रूप में जन्म दिया है। लेकिन वो औरत जवाब देती है कि मुझे नहीं पता कि लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन एक बच्चा ये तय नहीं कर सकता कि बड़े होकर वो एक अच्छा इंसान बनेगा या बुरा। इस पर क्लेवेजेस बड़ी बेरहमी से जवाब देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम इंसान मेरे नजरों में एक जैसे हो, और जब ये बच्चा बड़ा होगा तब ये मुझे ही मारने आएगा, इसलिए तुम लोगों का जिंदा रहना मेरे लिए मुसीबत है। और वो आगे झुककर कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि इस बच्चे का होना किसी अच्छे का संकेत है तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ। पर उस औरत की सांसें टूटने के कगार पर थी। कमजोर आवाज में वो कहती है, मेरे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन ये बच्चा तुम्हें खुद प्रूफ करेगा और वक्त तुम्हें जरूर तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। इतना कहकर वो औरत भी अपनी आखिरी सांसें लेती है। क्लेवेजेस चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते उस बच्चे को भी उठा लेता है और कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। इसके बाद कहानी हमें पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में बताती है, जिसका नाम एंथिया है। एंथिया 5 अलग अलग रेसेस में बटा हुआ है। सबसे पहला रेस है डॉन, जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है। डॉन्स भी 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, एस्लिन और ब्लोटिन। ये लोग निर्माण कला और युद्ध नीति में माहिर होते हैं। नंबर 2 आग्रेटिस, जो कि प्रकृति के बीच में रहते हैं और अपनी गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। ये लोग औषधि और उपचार में बेहद ही माहिर होते हैं। तीसरे नंबर में आते हैं स्लाइडर्स। ये लोग पानी के नजदीक रहते हैं और बेहतरीन स्विमर्स माने जाते हैं। चौथा है बेंटी, जो कि बंजर भूमि में रहते हैं और वो लोग बेहद ही ताकतवर और जंगली स्वभाव के होते हैं, यानी कि असली बारबेरियंस। और पांचवा है हाइनेट्स। ये लोग आयरन फॉरेस्ट में रहते हैं और खनन में माहिर होते हैं। ये लोग पहाड़ों से मिनरल्स निकालते हैं और उन्हीं से घातक हथियार तैयार करते हैं। और इतिहास गवाह है कि हाइनेट सदियों से डॉन्स को हथियार सप्लाई करते आ रहा है। हालांकि आज के समय में ज्यादातर लोग मिक्स ब्लड हाइनेस है, इस वजह से शुद्ध रक्त वाले हाइनेस मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। और यही है इन 5 रेसेस की बनी हुई दुनिया, जिन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं डार्क बीस्ट। इस डिटेल के बाद सीन शिफ्ट होता है लूना माउंटेन पर, जहाँ पर वही बच्चा मौजूद होता है और कुछ जंगली मॉन्स्टर उसे खाने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक क्लेवेजेस वहाँ आ जाता है। उसे देखकर मॉन्स्टर डर के भाग जाते हैं और ये बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। क्लेवेजेस उसे देखकर कहता है कि मैं अपनी शक्तियों से इस बच्चे की एनर्जी को रिस्टोर कर सकता हूँ, लेकिन इसका पेट नहीं भर सकता। क्लेवेजेस आगे कहता है कि इस बच्चे के शरीर में बिल्कुल भी बॉडी हेयर नहीं है, इस वजह से ये गर्म भी नहीं रह पाएगा। बच्चा अब जोर जोर से रोने लगता है। क्लेवेजेस झुलक जाता है और उसे उठाकर अपने पास में पड़े कीड़े की ढेर में फेंक देता है और वो कहता है, ये कीड़े इंसानी मांस नहीं खाते, ये लोग सिर्फ गंदगी खाते हैं। कुछ देर बाद वो बच्चा पूरी तरह साफ हो जाता है, लेकिन उसके आंसू रुकने के नाम नहीं
लेते। अब क्लेविजेस कहता है मुझे लगा था इस बच्चे को बड़े होने में 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इसके बाद क्लेविजेस उस बच्चे को उठाता है और धीरे धीरे कहीं ले जाने लगता है। वो हीरोज के लाशों के पास पहुंचता है और कहता है इस बच्चे को माँ की जरूरत है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ एक अनजान व्यक्ति एलिशिया के पिता को बेरहमी से मार देता है। एलिशिया के दिल में उस कातिल से बदला लेने की आग जल उठती है, लेकिन तभी अचानक एलिशिया की आंखें खुलती है। वो चारों तरफ देखती है और महसूस करती है कि वो तो मर चुकी थी। तभी उसकी नजर क्लेविजेस पर पड़ती है। वो गुस्से में हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हथियार गायब होता है। क्लेविजेस गहरी आवाज में कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ उनके हथियार भी खाई में फेंक दिए हैं। क्लेविजेस एलिशिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें वापस जिंदा कर दिया। ये सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी क्लेविजेस ठंडे लहजे में कहता है कि तुम सिर्फ एक डेड बॉडी हो जिसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ये सुनते ही एलिशिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मन में सोचने लगती है क्या सच में मैं मर चुकी हूँ? अगर हाँ तो मैं जिंदा कैसे हूँ और ये मॉन्स्टर इंसानों की भाषा कैसे बोल पा रहा है? तभी अचानक क्लेविजेस तेजी से उसके करीब आता है और कहता है जल्दी से अपने ब्रेस्ट मुझे दिखाओ। यह सुनकर एलिशिया हैरान होते हुए सोचती है कि आखिर इस मॉन्स्टर को मेरे ब्रेस्ट से क्या लेना देना। अब क्लेविजेस अपनी शक्तियों से एलिशिया की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और उसे दिखाने पर मजबूर कर देता है। तभी क्लेविजेस कहता है कि आखिर दूध कहाँ है? एलिशिया गुस्से में चिल्लाती है कि आखिर तुमने सोचा क्या था, सिर्फ माँ ही दूध दे सकती है। और क्लेविजेस उसे कहता है कि तो तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, यूजलेस कहीं की। ये सुनकर एलिशिया गुस्से में कहती है कि मुझे फिर से मार दो, मैं एक हीरो की तरह मरी थी और तुम मेरी अब बेइज्जती कर रहे हो। क्लेविजेस उसे देखकर कहता है कि तुम मौत चाहोगी लेकिन तुम्हें वो मौत कभी नहीं मिलेगी। तभी वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। एलिशिया हैरानी से पूछती है कि ये हिडन का बच्चा आखिर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्लेविजेस उसे देखता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन क्लेविजेस आगे कहता है कि मुझे इस बच्चे को बड़ा करने के लिए केयर टेकर चाहिए और वो चैलेंज तुम्हारे सामने है। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि एलिशिया को भी बच्चा देखने का कोई अनुभव नहीं था। क्लेविजेस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और पूछता है इस बच्चे की भूख मिटाने का कोई तरीका बताओ। एलिशिया जवाब देती है हमें एक वेट नर्स की जरूरत है जो कि माँ की जगह बच्चे को दूध पिलाए और तुम्हें उसे पैसे देकर हायर करना होगा। क्लेविजेस उसे फिर पूछता है अगर पैसे ना हो तो क्या करना होगा? एलिशिया कहती है पैसे की जगह तुम उसे अपनी मैजिक स्टोन दे सकते हो। ये कहते हुए एलिशिया अपने मन में सोचती है काश मेरे पास मेरी तलवार होती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं क्लेविजेस को नहीं हरा सकती। क्लेविजेस अब एलिशिया को आदेश देता है ह्यूमन सिटी चलो, हम दोनों वेट नर्स को ढूंढेंगे। ये सुनकर एलिशिया घबराते हुए जल्दी से कहती है कि अगर तुम इस तरह वहाँ पर गए तो पूरी सिटी में भगदड़ मच जाएगी। क्लेविजेस उसकी बात मान लेता है। तभी एलिशिया उससे कहती है कि इस बच्चे को मैं अपने साथ सिटी ले जाती हूँ, वहाँ जाकर मैं एक वेट नर्स ढूंढ लाऊंगी। लेकिन एलिशिया का प्लान कुछ और था। वो इस बच्चे को इस मॉन्स्टर से दूर ले जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि क्लेविजेस इस मासूम बच्चे के लिए खतरा बने। लेकिन क्लेविजेस एलिशिया की बात ठुकरा देता है। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक इंसानी रूप ले लेता है, हालांकि उसके सर में अभी भी हॉर्न मौजूद होता है। ये देखकर एलिशिया हैरान होते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हारे शरीर को क्या हो गया? क्लेविजेस उसे जवाब देता है कि ये उस इंसान का शरीर है जिसने मुझे बच्चा सौंपा था। इसके बाद वो अपने टेंटिकल्स को शैडो में छुपा लेता है और खुद को क्लेन और उस बच्चे को लूना नाम दे देता है और एलिशिया से कहता है कि अब से तुम मेरी सर्वेंट हो। इतना कहकर वो लूना और एलिशिया के साथ अपने सफर पर निकल पड़ता है। फिर सीन कट होता है, एलिशिया लूना की सफाई कर रही होती है। तभी क्लेन उसके पीछे खड़े होकर ताना मारते हुए कहता है कि तुम कितना धीमे काम कर रही हो, कीड़े भी तुमसे ज्यादा तेज काम करते हैं। और इस वक्त वो हीरो के कैंप में होते हैं। क्लेन अब उसे आदेश देता है कि जाकर नहा लो और ये लो लूने के कपड़े भी धो देना। एलिशिया कपड़ा हाथ में लेती है और नहाते हुए धोना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। उस कपड़े में रॉयल फैमिली का कास्ट बना हुआ होता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, एक शख्स डिस्ट्रॉय कैपिटल में घूम रहा होता है। उसके चेहरे में हैरानी साफ झलक रही होती है और वो कहता है यकीन नहीं होता एक अकेले मॉन्स्टर ने इतनी तबाही मचा दी। वो अपने मन में कहता है कि काश क्राउड प्रिंसेस और उनका बच्चा सही सलामत हो। उसी वक्त डिस्ट्रॉय कैपिटल से कुछ ही दूरी पर एक आदमी अपने लोग के सामने खड़ा होता है और कहता है हिडन कैपिटल पूरी तरह तबाह हो चुका है, हमें तुरंत इस जगह को घेरना होगा क्योंकि बाकी के नेशन भी यही करने वाले होंगे। वो आगे समझाता है संभव है कि डार्क बीस्ट भी यही से हमला करे, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें हिडन के हथियारों की जानकारी को छुपा कर रखना होगा, वरना बाकी के नेशन इस ताकत को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वो वहाँ से रवाना होते हुए अपने सैनिकों को आदेश देता है कि तुम लोग यहीं पर रुको और अगर कोई रॉयल फैमिली का सदस्य तुम्हें जिंदा मिले तो हर हाल में उसे कैप्चर कर लेना। दूसरी तरफ एलिशिया क्लैन से पूछती है कि आखिर इस कपड़े पर रॉयल फैमिली का कास्ट क्यों बना हुआ है, जिस पर क्लैन जवाब देता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वैसे भी मेरे जैसे दिखने वाले इंसान ने ही मुझे ये बच्चा सौंपा था और वैसे भी राजा तो अब मर चुका है, शायद मुझे उस टूटे हुए महल का एक छोटा सा चिराग मिल गया है। ये सुनते ही एलिशिया एकदम सन्न रह जाती है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि क्लेन ने राजा को भी मार दिया है। अब एलिशिया घबराते हुए कहते हैं कि अब बहुत सारे लोग इस बच्चे को ढूंढने निकल चुके होंगे क्योंकि प्योर आइडन ब्लड ही 8
पोर्ट ऑफ ऑक्निसाइड को खोल सकते हैं, वहीं पर लेजेंडरी वेपन बनाए जाते हैं। ये सुनकर क्लेन मुस्कुराते हुए कहता है, इसका मतलब किस्मत मेरे साथ है। अब मैं इस बच्चे को राजा बनाऊंगा और अंधेरों में रहकर इसकी मदद से पूरी सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखूंगा, और जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं पूरी ह्यूमैनिटी को फिर से खत्म कर दूंगा। क्लेन की बातें सुनकर एलिशिया काफी ज्यादा डरने लगती है। इसके बाद क्लेन और एलिशिया वापस अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए एलिशिया अपने मन में सोचती है, कई सारे रेसेस के पास हॉर्न होते हैं, लेकिन आखिर ये मॉन्स्टर चाहता क्या है, और अगर लूना को कुछ हो गया तो ये मॉन्स्टर पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, और तब मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। एक हीरो होने के नाते मेरा यही आखिरी काम बनता है। लेकिन तभी क्लैन के पीछे एक अजीब सा बंदा आता है और उसके सर में एक जोरदार हमला करता है। वार लगने के बाद भी क्लैन बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप खड़ा होता है, और अगले ही पल कई सारे गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। एलिशिया अपने मन में कहती है, ये लोग आज अपनी मौत को बुला लाए हैं। लेकिन तभी क्लैन अचानक से जमीन में गिर पड़ता है और उसके सर से खून बहने लगता है। ये देखकर एलिशिया घबराते हुए चिल्लाने लगती है। उसी वक्त एक गुंडा उसके पीछे आता है और तभी एलिशिया भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब हम यहाँ से आगे की कहानी को शुरू करते हैं। अब कहानी शुरू होती है शुरू से। एलिशिया की आंखें खुलती है और वो कहती है कि अच्छा, मैं सपना देख रही थी, और जैसे ही वो पूरी तरीके से जागती है वो कैदियों के बीच में होती है और उसके हाथ पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। दूसरी तरफ क्लैन बड़ी ही शांति से बैठा होता है और एलिशिया उससे पूछती है कि तुमने अब तक इन सभी को मारा क्यों नहीं। तभी क्लैन कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि लूना को कोई चोट पहुंचे, अगर लूना ठीक है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिशिया उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, क्या तुम्हारे रूप बदलने की वजह से तुम्हारी पावर कम हो गई है, क्योंकि तुम एक साधारण इंसान के हाथों बेहोश नहीं हो सकते। इस पर क्लैन कहता है कि पावर तो अभी भी मेरे पास वही है, लेकिन ये बॉडी मेरी पावर को संभाल नहीं सकती है, इसलिए मैं अब तक इस बॉडी में एडजस्ट नहीं कर पाया हूँ। तभी एलिशिया उससे तुरंत पूछती है, तो फिर अब तक हम यहाँ से निकले क्यों नहीं। जिस पर क्लैन कहता है कि मत भूलो, मैं फिलहाल एक इंसान हूँ और जब तक मैं लूना को राजा नहीं बना देता मैं अपनी असलियत को छुपा कर रखूंगा, और साथ ही मैं इंसानों को समझने आया हूँ। अब बताओ आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी एलिशिया उसे बताती है कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया था वो सभी डाकू हैं जो कि मासूम लोगों को लूटते हैं और उन्हें गुलाम बनाकर बेच देते हैं। क्लैन सीधा सवाल करता है कि ये लोग कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। एलिशिया जवाब देती है कि एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा ताकतवर, लेकिन सबसे खतरनाक बात ये है कि ये अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग इंसानी दुनिया में सबसे घटिया किस्म के लोग हैं। प्लीज इन जैसे लोगों की वजह से सभी इंसानों को जज मत करना। और अब वो डाकू अपने अड्डे तक पहुंच चुके होते हैं और वो जेंडर के हिसाब से सभी कैदियों को अलग अलग बांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी एक कैदी वहां से भागने की कोशिश करता है, बाकी के डाकू उस पर हंसते हैं और फिर एक कैदी बिना वक्त गवाए चाकू से उसका काम तमाम कर देता है। वो कैदी सबके लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है और अगर भागने की कोशिश की तो अंजाम यही होगा। उसी दौरान कुछ डाकू एलिशिया के पास आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, और इन्हें देखकर मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। वही दूसरी तरफ एक औरत जो बच्चों की कैटेगरी को संभालती है वो क्लेन को अपने पास आने को बोलती है। उसके हाथ में बच्चा देखकर वो एक नेल नाम की लड़की को बुलाती है जो कि एक स्लेव होती है। अब नेल नाम की वो स्लेव हड़बड़ी में वहां पहुंचती है, लेकिन अचानक वो वहीं पे गिर जाती है और जल्दी से उठकर माफी मांगती है। अब वो औरत उसे समझाती है कि तुम्हारा काम बच्चों का ख्याल रखना है, इसलिए इसे संभालो। जैसे ही नील की नजर लूना पर पड़ती है उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक उभर आती है, और तभी हमारा कैमरा शिफ्ट होते हुए टॉप व्यू से उस जगह को दिखाता है जहाँ एक बड़ा गड्ढा जिसके अंदर भरा होता है समुद्र का पानी, और पानी के अंदर एक लाल रंग की चमकती हुई तलवार। दूसरी तरफ वो लोग एलिशिया को अपने गैंग के बॉस के सामने ले जाते हैं जो कि अभी अभी बॉस बना है। अब वो अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए वो अपनी बेटी को बुलाता है और एक पल में एक डरावना डार्क टोल मॉन्स्टर एंट्री करता है जिसका नाम बेटी है। अब एलिशिया की आंखें तो फटी रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर इस आदमी ने इस खतरनाक मॉन्स्टर पर कंट्रोल कैसे किया, और तभी वो आदमी एक चमकता हुआ रेड स्टोन निकालता है, वही रेड स्टोन जो क्लैन ने पैसों के बदले में एलिशिया को दिया था। और तभी वो आदमी बोलता है कि 4 डीमन में से एक क्लीवेजेस का खात्मा करने के लिए हिडन किंगडम के राजा ने 13 हीरोज को चयनित किया था, लेकिन इस बार भी वो फेल हो चुके हैं और अब क्लीवेजेस ने हिडन किंगडम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। और उन हीरोज में से एक हीरो फीमेल थी। फिर वो आगे कहता है कि मुझे इतना तो मालूम है कि इतना हाई प्योर वाले रेड स्टोन मिलना नामुमकिन है, और साथ ही तुम मेरी बेंटी से भी नहीं डरी। अब ये आदमी कहता है कि तुम ही यानी एलिशिया ही उन 13 हीरो में से एक है। अब एलिशिया पूरी तरह फंस चुकी है। फिर वो आदमी अपने मयान से एक खतरनाक चाकू निकालता है जो दिखने में रेड ब्लेड जैसा लग रहा था, और जिसे देखकर एलिशिया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि सिर्फ हाइडन रेस वाले ही रेड ओवर एनर्जी से ऐसे हथियार बना सकते हैं। लेकिन तभी वो आदमी हंसते हुए कहता है कि ये असली नहीं है, हम लोग सिर्फ स्लेव ही नहीं नकली रेड ब्लेड भी बेचते हैं। जिस हीरो के पास जितना गहरा लाल रंग का हथियार होगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन ये बात आम लोगों को पता नहीं होती और इसी अनजानी जानकारी का फायदा उठाकर वो अपने हथियार आसानी से बेच देते हैं। और अब जब क्लीवेजेस की वजह से रॉयल फैमिली खत्म हो चुकी है तो इसका मतलब साफ है अब असली रेड ब्लेड बनना बंद हो जाएंगे, और यही मौका है वो अपनी नकली हथियारों को हाई
हाई प्राइस में बेचकर बड़ा फायदा कमा सकता है, लेकिन इस बंदे की सोच और भी गहरी होती है और अब वो कहता है कि वो उन सभी ब्लेड को इकट्ठा करेगा जो राजा ने मरने से पहले बनाई थी। और चूंकि एलिसिया एक हीरो है इसलिए वो उसे मजबूर करेगा कि वो उनकी मदद करे हीरोज के हथियारों को ढूंढने में। और इन स्पेशल हथियारों को रेगुला कहा जाता है। अब वो आदमी एलिसिया से पूछता है कि उन 13 हीरोज के रेगुलियस कहाँ पे छुपे हैं, लेकिन एलिसिया कुछ भी नहीं बोलती। और तभी वो इंसान अपने आदमियों से कहता है कि इस लड़की का खास ख्याल रखना क्योंकि यही हमें रेगुलियस तक ले जाएगी और अगर वो चाहे तो वो उसके साथ मजे भी कर सकते हैं। अब सीन कट होता है दूसरी ओर जहाँ पे क्लेन उन लोगों को खाना बांट रहा होता है और तभी नील लूना को दूध पिला रही होती है, लेकिन तभी अचानक एक बंदा आकर नील को मारते हुए उसे शराब लाने को कहता है और वहीं पे कुछ डाकू क्लेन को नोटिस करते हैं और उसके काम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये बच्चा काम का है, ये हमारा नौकर बनने लायक है। लेकिन वही औरत क्लेन की आंखों में देखते हुए सोचती है कि इस बच्चे की आंखों में कुछ तो है, कुछ अजीब सा, ये बच्चा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। जिसके बाद दो आदमी नील को शराब लाते हुए पैरों से गिरा देते हैं, फिर वो उसे गाली देते हुए उसे जबरदस्ती अपने साथ घसीट ले जाते हैं और जो अगला पल आता है वो दोनों उसके साथ बहुत बुरा करते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। अब वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन अचानक उनके शरीर में तेज दर्द उठता है और पल भर में वो दोनों वहीं पे तड़प तड़प के मर जाते हैं। और ये सब किसने किया होता है? क्लेन ने। इसके बाद क्लेन नील के पास आकर उसे देखकर कहता है लूना को दूध पिलाने के लिए शुक्रिया। फिर वो नील से उसके बारे में बताने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ कैसे आई और इन लुटेरों के बीच में क्या कर रही है। नील थोड़ी देर चुप रहती है, फिर अपनी कहानी बयां करती है। जब मुझे होश आया मैं यही थी, मुझे नहीं पता मेरे पिताजी कौन है और मेरी माँ का चेहरा मुझे धुंधला धुंधला याद है, शायद वो भी एक स्लेव थी और उनके साथ वैसे ही सुलूक होता था जैसे मेरे साथ। वो कहती है जब मैं 12 साल की थी मेरी माँ अचानक गायब हो गई और अजीब बात तो ये थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, ना मेरी माँ से ना मेरे हालातों से। लेकिन माँ के जाने के बाद उन लोगों ने मुझे माँ की जगह टॉर्चर करना शुरू कर दिया और तभी समझ आया माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। और पहली बार जब मुझे बहरे में से पीटा गया उसी दिन मैंने कुछ अपने दांत और एक कान के सुनने की शक्ति खो दी। फिर नील आगे बताती है कि उसी दौरान मेरी जिंदगी में एक औरत आई कैलिन और वहीं से मेरी मुलाकात बिग सिस्टर से हुई और तभी से मैं उनके साथ रहने लगी और उन्होंने ही मुझे यहाँ सरवाइव करना सिखाया और फिर जिंदगी थोड़ा आसान लगने लग गई और धीरे धीरे मैं उन बच्चों का ख्याल रखने लगी जिनको जबरदस्ती यहाँ लाया जाता था और भूख लगने पर मैं उन्हें अपना दूध पिलाती थी। जिस पर क्लैन पूछता है कि मुझे लगा था सिर्फ माँ ही बच्चों को दूध पिला सकती है, तो तुम्हारे भी कोई बच्चा था तो वो कहाँ है? नील की आंखें नम रह जाती है। वो कहती है मेरा बच्चा था लेकिन वो जिंदा नहीं रह सका। जब मुझे ये पता चला तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मर जाना ही ठीक होगा। लेकिन जब मुझे होश आया तो एक छोटा बच्चा मेरा दूध पी रहा था। पल भर चुप रहकर नील कहती है भले ही मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाए लेकिन अब जो भी बच्चा यहाँ आएगा मैं उसे एक माँ की तरह प्यार दूंगी। नील की कहानी सुनकर क्लेन उसे कहता है थैंक यू नील। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है मेरे साथ चलो, इस जगह को छोड़कर हमारे साथ सफर पे चलो या फिर इधर ही रहकर एक स्लेव की तरह जियो। आमतौर पर मैं इंसानों पर भरोसा नहीं करता लेकिन तुम पहली इंसान हो जिस पर मैं भरोसा करना चाहूंगा और लूना भी तुम्हें पसंद करने लगा है। यह सुनकर नील की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। एक पल के लिए वो सच में खुश हो जाती है और कहती है क्लेन तुम खुद एक स्लेव हो और हम लोगों का यहाँ से निकलना नामुमकिन है और फिर इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। और फिर नील वहाँ से लौट जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एलिसिया पर जिसको जबरदस्ती एक पुल से कहीं ले जाया जा रहा होता है। उसके साथ चल रहे होते हैं दो गार्ड जो उसे धमकी देते हैं यहाँ से कूदने की गलती मत करना, नीचे सिर्फ तुम्हें मौत मिलेगी, चारों तरफ नुकीले पत्थर हैं। एलिसिया इस जगह को देखकर कहती है ये जगह एक खंडर जैसी लग रही है या पुरानी कोई माइन। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर जाती है जो कि गहरे पानी के किनारे खड़े होते हैं और कुछ गुंडे एक आदमी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब हमें एक हीरो की कहानी सुनाई जाती है जिसका नाम कोडवान था। 300 साल पहले खुद हिडन के राजा ने उसे चुना था और मरने से ठीक पहले वो इसी जगह सॉफ्ट ऑफ एलिमेंट में आया था। फिर सीन कट होता है और एक स्लेव सामने आता है जो उन डाकू से कहता है अगर मैं वो हथियार लेकर आ जाऊं तो तुम हम लोगों को यहाँ से जाने दोगे? कंफर्म मिलते ही वो स्लेव बिना कुछ सोचे समझे पानी के अंदर कूद जाता है। एलिसिया उसे रोकने के लिए चिल्लाती है लेकिन काफी देर हो चुकी थी। एलिसिया ने सुना था कि इस पानी के नीचे काले दानव रहते हैं और उस स्लेव को कई सारे काले दानव खाने लग जाते हैं और वो औरत जो सामने खड़ी थी ये देखकर वो सदमे में चले जाती है। वही दूसरी तरफ सारे डाकू जोर जोर से हंसने लगते हैं। एलिसिया बताती है करीब 300 साल पहले बड़ी बाढ़ आई थी जिस वजह से यहाँ पर काले दानव आ पहुंचे। इन दानव को मारने के लिए उस समय का सबसे खतरनाक हीरो भी आया और पूरी ताकत से इन राक्षसों से लड़ाई की लेकिन वह भी इन्हें हरा न सका और मारा गया। जिसके बाद इस पूरी जगह को हर तरफ से बंद कर दिया गया लेकिन अब यहाँ पहले से काफी ज्यादा पानी है और उसी हीरो की तलवार जिसे लोग कहते हैं स्प्लेन स्प्लिटर, एक ऐसा ब्लेड जिसका नाम पड़ा था एक झरने को तबाह करने की वजह से, वही तलवार इसी पानी के नीचे
नीचे कही है। अब एलिसिया उनसे कहती है कि तुम लोग उस हीरो के हथियार को पाना चाहते हो जो कि पानी के अंदर कही है। अब मुझे समझ आया, मुझसे तुम क्या चाहते हो। जिस पर वो डाकू लोग उसे धमकाते हुए कहते हैं, अबे बेवकूफ लड़की, तू तो पूरे हाथ पैरों से बंधी हुई है, तू हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। और तभी यहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं। उनमें से एक अंधा होता है। अचानक वो अंधा आदमी उस ब्रिज के ऊपर कूदता है और जैसे तैसे वो तीनों खुद को संभालते हैं। फिर वो अंधा आदमी एलिसिया से कहता है, मुझे ऊंचाई से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगा, फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। अब बस यही से एलिसिया का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में बड़बड़ाती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्लेविजिस की इस पावर के लिए उसे शुक्रिया कहूंगी। और वो खुद ही अपने कंधों की हड्डियों को तोड़ देती है और अगले ही पल वो एक झटके में अपने हाथों को घुमाती है और उस अंधे के सर पर जोर से घुसा देती है, जिस वजह से उस अंधे के कान फट जाते हैं और एलिसिया उसे नीचे धक्का दे देती है। लेकिन गिरते वक्त उसका चाकू पुल की रस्सी को काट देता है। लेकिन जैसे ही रस्सी कटती है एलिसिया का भी संतुलन बिगड़ जाता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। गिरते हुए उसकी आंखों में एक उम्मीद होती है। वो चिल्लाते हुए क्लेन से कहती है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि मैं मर नहीं सकती। और एलिसिया नीचे गिर जाती है। पत्थरों पर टकराने से उसकी पूरी हड्डियां टूट जाती हैं और वही खून से लथपथ एलिसिया की सांसें थम जाती है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और इसी के साथ फिलहाल ये दिलचस्प कहानी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन याद रखना ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी तो बस सस्पेंस शुरू हुआ है। जैसे क्लेन लूना के लिए वेट नर्स ढूंढ पाएगा या नहीं, और क्या सच में एलिसिया मर चुकी है। तो तैयार रहो इनके डार्क एक्शन और फैंटेसी सफर के लिए। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो दिल से लाइक ठोक देना, कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा था, और सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि ऐसे और भी शानदार कहानियां भी बाकी है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा मीना सान।